ठीक है कि नहीं, यहां से हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ रो ऑफ मरकरी, जो ऊपर भरा हुआ है मरकरी है, इंटू जी इंटू डेल्टा एच इज द डिफरेंस ऑफ हाइट of mercury column in the two tubes, delta H, divided by 1 minus A square by A square. ये अगर पता है, so we can calculate flow rate, flow speed, not flow rate. This is the speed of flow of water at this portion. We can calculate इस फार्मूले से. And once this is calculated, so what is flow rate? अब ये हम आगे करते हैं, देखते हैं. So can anybody suggest how to write volume flow rate? How to write volume flow rate? वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे लिखेंगे, बताओ कैसे लिखते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट? जल्दी बोलो, यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड. मैंने आपको बताया था कि एरिया को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया मीटर स्क्वायर एंड स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, तो इसी यही यूनिट तो है. तो वॉल्यूम फ्लो रेट को क्यू से लिखते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. सो दैट इज ए इंटू वी. हम लोगों ने वी कैलकुलेट कर दिया है, और एरिया वहां पर कितना था? A1 था ना. तो जिस जगह पर वी हमने कैलकुलेट किया है, V1 कैलकुलेट किया है, तो उस पाइप में जहां पर हमने स्पीड निकाला है वहां पर एरिया कितना था? A1. तो जो स्पीड निकाला था वो कितना आया था? अंडर रूट ट्वाइस इंटू रो ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस कैपिटल ए. तो वहां पर कैपिटल ए था ना. सो कैपिटल ए इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये था. इतना हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे. दैट इज नोन एज वॉल्यूम फ्लो रेट. दिस इज नोन एज वॉल्यूम फ्लो रेट. राइट, बोलो बच्चों. दिस इज नोन एज वॉल्यूम फ्लो रेट. ये ऐसे आ गया, ये हो गया उसका. एक दो और एप्लीकेशंस हैं बर्नौली थ्योरम के, क्योंकि एप्लीकेशंस लिखा हुआ है तुम्हारे उसमें ना. एप्लीकेशंस में कुछ भी आ सकता है. इज वेंचुरीमीटर. अनदर इज स्विंग ऑफ ए बॉल. How to explain the phenomena of swinging of a ball? क्लियर है कि नहीं? जागृति, टेक्स्ट क्लियर है? यस सर. तो स्विंग ऑफ ए बॉल कैसे होगा? अगर हम किसी बॉल को फेंके और उसको घुमा भी दें, आई हैव थ्रोन द बॉल विद सम स्पीड एंड विद रोटेशनल इफेक्ट, घूमती हुई बॉल जाए, स्पिन करती हुई, स्पिन भी कर रही है और आगे भी जा रही है, तो मैंने बताया था कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऊपर वाले की? vc प्लस ओमेगा आर, एंड दिस पॉइंट हैज वेलोसिटी vc minus omega r. So the air in contact with this layer has greater relative velocity. एयर नहीं मूव कर रहे, मान लो विंड ना हो, तब भी अगर मैं चलता हूं तो हवा लगती है ना तो हमें, तो मेरे चलने से हवा चल रही है ना, हवा थोड़ी चल रही है. तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, वहां पर जो पास्ट कर रही है, जो विंड ऐसे जा रही है, वो फास्टर है. अरे विंड पीछे जाएगी जब बॉल आगे जाएगी ना. और यहाँ पर जो विंड जा रही है वो उतने स्पीड से नहीं जाएगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है ना, मेरे चलने से विंड स्पीड है. कार चल रही है तो जो विंड है वो उसको रेजिस्ट कर रही है. तो यहां पर अगर मैं दिखाऊं, स्ट्रीम लाइंस को दिखाऊं, तो ऊपर मुझे ज्यादा डेंसिटी की स्ट्रीम लाइंस दिखानी चाहिए कि नहीं? बोलो. और नीचे जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो रेयरर होंगी कि नहीं?
बोलो अब क्या हुआ, यहां पर स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा, स्पीड ज्यादा रहेगी, ये थोड़े ना। देखो बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इन दोनों पॉइंट्स में हाइट का बहुत डिफरेंस नहीं है, इस टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, इसको नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, ये नहीं लिख रहा हूं। तो तब क्या बचा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर दो टर्म्स का सम कांस्टेंट है और एक टर्म ज्यादा होगा दूसरा कम हो जाएगा कि नहीं, अगर दो टर्म्स का सम कांस्टेंट है एक टर्म ज्यादा होगा दूसरा कम होगा। तो अगर मैं यहां की बात करूं इन दो पॉइंट्स की, एक पॉइंट यहां पर है 1, एक पॉइंट नंबर 2, तो स्पीड ऊपर ज्यादा है तो ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। दो चीजों का सम कांस्टेंट रखना है ना। सो वेयर दिस टर्म इज लेस greater, this term should be less, and where this term is lesser this must be greater। तो नीचे वाले पॉइंट पर क्या है, स्पीड जो स्ट्रीम लाइंस की स्पीड है वो कम है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पर बॉल पर ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा और नीचे की तरफ जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो कम हो जाएगा। तो इस बॉल के ऊपर ऊपर नेट प्रेशर आ गया कि नहीं, डेल्टा पी, अरे डेल्टा पी अपवर्ड्स आ गया कि नहीं, अरे पी अपसाइड माइनस पी डाउन साइड, यही तो P2 माइनस P1 लिख दो। यहां पर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जो एयर का प्रेशर है, ये P2 है और ये P1 है, तो P2 विल बी ग्रेटर और लेसर, स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा है, सो P2 माइनस P1, इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, जीरो नहीं होगी। तो जब प्रेशर ऊपर आ गया तो फोर्स ऊपर आ जाएगा, सो दिस इंप्लाइज देयर इज नेट अपवर्ड फोर्स। तो बॉल थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, जो ऐसे गिरने चाहिए उसका पाथ थोड़ा सा ऐसा आकर गिरेगा, जो ओरिजिनल पाथ है वो मैं गेस नहीं कर पाऊंगा, इसे ऐसे फेंका जाएगा तो थोड़ा सा वो इधर उधर हो जाएगी। अगर ऐसे स्पिन कर रही है, जिधर स्पिन करेगी, जिधर बी प्लस ओमेगा आर ज्यादा होगा उधर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी। ऐसे करके फेंकोगे तो अगर ऐसे जा रही है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिधर स्पिन ऐसे घूमेगी तो वी प्लस ओमेगा आर ज्यादा होगा तो ऐसे घूम जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन स्विंग ऑफ ए बॉल। तो इसका जो होना चाहिए पाथ, मान लो इस बॉल का पाथ ऐसा आना था तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा आ जाएगा, ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट उठ जाएगा ऐसा। तो सडन चेंज इन इट्स पाथ इज कॉल्ड एज swing, that is due to change in pressure on both the sides, on both the sides, resulting in net pressure which results in net force, and this net force deviates the path of the ball, otherwise that is otherwise have usual path. So this change in path is called as swing of a ball, that was first explained by Magnus. So this effect is called as Magnus effect. Magnus effect. Ultimately, this whole effect is based on Bernoulli principle. This whole effect is explained by the basic theorem of Bernoulli theorem, isn't it? अगर कोई पूछे स्विंग ऑफ ए बॉल किस पर बेस्ड है, तो दैट इज एक्सप्लेन बाय विच थ्योरम, विच प्रिंसिपल, तो क्या बोलोगे, बर्नौली प्रिंसिपल। इट वाज फर्स्ट explained by Magnus, so this effect is called as Magnus effect। तो स्पिन करती हुई बॉल, अगर घूमती हुई बॉल आ रही हवा में तो उसका पाथ सेट करना आसान नहीं है, स्विंग हो जाएगी, इन स्विंग आउट स्विंग दो हो सकती है, जैसे घुमाओगे वैसे हो जाएगी। लिख लिया।
टुडे इज 14th और 15th. नाउ देवीना समझी कि नहीं देवीना? इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ डायनेमिक लिफ्ट, एरोडायनेमिक, एरो यही स्पेलिंग होगी ना? नहीं, एरोडायनेमिक, एरोडायनेमिक लिफ्ट ये क्या है? सपोज दिस इज अ हाउस, ठीक है? सपोज दिस इज अ हाउस एंड देयर इज अ स्टॉर्म. स्टॉर्म स्टार्ट हो गया तो विंड बहुत तेजी से ऐसे पार कर रही है. अंदर क्या है, सबने खिड़की दरवाजा बंद कर लिया, सो देयर इज नो विंड इनसाइड. सो अंदर तो नॉर्मल प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, पी नॉट टी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस हाफ रो जी एच. सो देयर इज नो वी स्क्वायर, सो देयर इज नो हाइट. अगर रेफरेंस लेवल मान ली यही, तो अंदर कितना है? जैसे इस घर में अगर सब बंद कर दिया तो अभी एटमॉस्फेयर प्रेशर था वही रह जाएगा. अब बाहर क्या हुआ, यहाँ पर विंड बहुत तेजी से आने लगी, ऐसे आगे मान लो विंड बहुत तेजी से और डेंसर दिखा दिया जाए. मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बहुत स्टॉर्म शुरू हो गया, विंड बहुत तेजी से आ गई. अब क्या होगा? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट. अगर मैं इस रूफ के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे के बीच में जो हाइट का डिफरेंस इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो यही टर्म तो बचा बर्नौलीज थ्योरम में. बोलो. अब जहां पर स्पीड ज्यादा, उसमें स्पीड ज्यादा तो उसका स्क्वायर है ना, तो ये टर्म बहुत ज्यादा हो गया. तो टर्म ये वाला टर्म कम हो जाएगा दो चीजों को कांस्टेंट रखने के लिए. तो जैसे ही यहाँ आएगा, जो रूफ है इसके ऊपर वाले पार्ट में प्रेशर एकदम से गिर जाएगा, कम हो जाएगा प्रेशर. रूफ के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है. जब प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा प्रेशर. यहाँ का प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या है ये? रूफ पर क्या लग रहा है, कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेयर का प्रेशर है. और यहाँ जो एटमॉस्फेयर का था पहले वहां से ड्रॉप कर गया, तो नेट प्रेशर किधर आ गया? अपवर्ड्स. तो रूफ उड़ जाती है स्टॉर्म में, उड़ जाएगी, उखाड़ देगा ये पूरा. पेड़ों को उखाड़ देता है. जहां कहीं स्लूप है, जहां एरोडायनेमिक्स होगा ऐसा, जहां ये बन पाई ऐसे, उखाड़ देगा ऐसा. या तो अंदर भी हवा को अलाउ कर दिया जाए. अंदर लोग बंद कर लेते हैं कि बच जाएंगे, लेकिन क्षति चली जाएगी. तो बंद करने से तो एकदम से सब कुछ ओपन हो जाएगा, जैसे खिड़की खोलना तब भी ठीक है. अब क्या हुआ, ऊपर का जो प्रेशर है इसको अगर पी कह दिया जाए, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. पी, ये पी बहुत कम हो चुका है. सो देयर इज नेट अपवर्ड फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. कितना? पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी. वी कैन कैलकुलेट दिस प्रेशर डिफरेंस. देखो यहां पर बर्नौली थ्योरम लगाते हैं तो मान लो ये ऊपर वाला पॉइंट P1 है, तो वहां पर क्या होगा? देखो, प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर प्लस हाफ रो इंटू वी स्पीड स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर वाले पॉइंट पर आओ, वहां पर कितना प्रेशर? एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस नो स्पीड. देखो, सो व्हाट इज P नॉट माइनस P आउटसाइड, हाफ रो. इतना प्रेशर रूफ्स पर होगा बच्चों, एडिशनल प्रेशर ऊपर की तरफ. हाँ? तो नेट फोर्स कितना होगा ऊपर की तरफ? नेट प्रेशर इनटू एरिया, हाफ रो वी स्क्वायर इनटू एरिया, एरिया ऑफ दिस रूफ. रूफ का जो एरिया है
उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट, वैसे तो प्रेशर ऐसा लगता है, इसका कंपोनेंट मैंने दिखाया है यहाँ पर। प्रेशर तो ऐसा था ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट दिखाया है, हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल आउट हो गया। इतना एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा रूफ पर, और जैसे ही ये फोर्स, सुनो इधर अवरन, जैसे ही अपवर्ड फोर्स इस रूफ के वेट से ज्यादा होगा, और जहां कंक्रीट, यहाँ पर कंक्रीट वगैरह जो फिक्स्ड है, उनसे जैसे जैसे ज्यादा होगा उखड़ जाएगा। और यही अगर एरोप्लेन्स में विंग्स के ऊपर आ जाए तो वो ऊपर उठ जाती है, वो भी लिफ्ट है ना, एक प्रकार का लिफ्ट मिल जाता है। देखो ये, दिस इज द नेट अपवर्ड फोर्स, एफ नेट। सो दिस इज हाउ roofs blow off in high speed storm। बोलो, समझे कि नहीं? यस या नो? क्या नहीं, ये वाला प्रेशर तो वही रहा एटमॉस्फेयर का, और ये प्रेशर कम हो गया। तो एक जैसे ये है, हाँ, ये है, इधर ज्यादा प्रेशर कोई लगा दे, इधर कम लगाए तो इधर नहीं चल पड़ेगा ये। जैसे पहले इधर से कोई धकेला मेरे हाथ को, उधर से भी उतना प्रेशर है, तो ऐसे बना हुआ है। अब ये प्रेशर उतना ही रहा, ये वाला हटा दिया कोई, ऐसे नहीं खिसक जाएगा ये। प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स, तो नेट फोर्स आ गया ना ऊपर की तरफ होने पे। हाँ हाँ, तो नेट प्रेशर ऊपर की तरफ आ गया कि नहीं, ये ज्यादा प्रेशर है, और ऊपर ऊपर ड्रॉप हो गया। ऊपर ड्रॉप होगा, अगर ऊपर भी एटमॉस्फेयर को हटा देना, वैसे चीजें उड़ जाएंगी ऊपर। यहाँ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ऊपर वाला प्रेशर एकदम से कोई हटा दे तो यहाँ से तुरंत ब्लो ऑफ हो जाएंगे। बोलो, तो दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर। बोलो, जागृति, देवीना, दिशा। Yes, sir. So this is how things get lifted by air pressure। यही प्रिंसिपल है, हवाई जहाज जो एरोप्लेन है उनके लिफ्टिंग का, यही प्रिंसिपल है, बर्नौली थ्योरम। क्या है देखो, अगेन जो विंग्स होती है, विंग्स उनका शेप ऐसा होता है, ऐसे कर्व्ड इनसाइड। तो यहाँ पर हवा नहीं होती है, यहाँ प्रेशर, यहाँ विंड नहीं होती। अगर ऐसे कोई चीज जाएगी तब तो इधर भी एयर वैसे जाएगी, इधर भी पास करेगी। अगर ऐसे हो गया तो यहाँ पर एयर रुक गई ना, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया, और ये प्रेशर ऊपर कम हो गया, उठ जाता है। जो एरोप्लेन्स की विंग्स हैं, एयरफॉयल ऐसे होती है। ये मान लो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पर जो ये कनकेव साइड होता है, ये कन्वेक्स साइड होता है, और इसको फोल्ड पता है कि चेंज भी कर सकते हैं, विंग्स के शेप को चेंज कर देते हैं। जब नीचे उतारना हो तो इसको आप अपसाइड डाउन कर दो तो उल्टा नीचे, ड्रैग नीचे आने लगता है। सब एयर का कमाल है, स्पीड और ये, और बेसिक प्रिंसिपल। विंग्स को कोई फोल्ड करने वाला मैकेनिज्म होता है वहां, ऐसे ऐसे करना है, वो सब चेंज करते रहते हैं अपने हिसाब से, विंड का ही फोर्स इधर उधर करते रहते हैं। देखो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मान लो बहुत तेजी से, ये ऐसा एरोप्लेन की विंग्स है, ऐसे आगे आ रही है। तो यहाँ पर जो एयर का प्रेशर होगा वो बहुत कम होगा, और यहाँ पर एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पर विंड स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी ऊपर। अगर ऊपर देखोगे ना कभी तुम, अगर अपने हाथ को बाहर निकालना कभी कार में से, ऐसे करके ऐसे, ये ऊपर उठने लगता है, कभी देखना तुम, कभी ऑब्जर्वेशन करना, जैसा ऑब्जर्व करना, कार तेज चल रही हो और हाथ ऐसे ऐसे करोगे तो नीचे गिरने लगेगा, अगर ऐसे करके रखोगे ना तो ऐसे ऊपर उठने लगेगा। यहीं पर पता चल जाएगी, ऐसे हाथ इतना अपना वेट ऐसे ऊपर उठ जाएगा। और वही अगर ये बड़ा शेप होता तो लिफ्ट वैसे मिल जाएगी। तो ये है, तो यहां पर क्या होगा कि विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है,
ऊपर अगर मैं इसको वो दिखा दूं, विंड का वो दिखा दूं ना, क्या स्ट्रीम लाइन्स, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा विंड स्पीड है और यहाँ पर विंड स्पीड बहुत कम है, बहुत कम। हो गया, काम हो गया। यहाँ पर अगर एक पॉइंट नंबर P1 है, यहाँ पॉइंट P2 है, ये मान लो लगभग P0 ही है, ये तो उतना ही रहा। और यहाँ पर क्या हुआ, हाफ रो वी स्क्वायर, सुन लो आयुषी, आरुषि, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना। तो जहां पर ये टर्म बढ़ जाएगा, इन दोनों टर्म्स का सम कांस्टेंट रहता है। जब विंड नहीं थी तो भी कांस्टेंट था, और जब एकदम से ये टर्म बढ़ेगा तो ये टर्म कम हो जाएगा ना, ये और टर्म, तभी तो कोई चीज, दो चीजें कांस्टेंट रहेगी। अरे 5 + 5 = 10, अब ये 9 हो गया तो इसको 1 होना पड़ेगा ना। तो यहां पर प्रेशर एकदम से कम हो जाता है, यहां प्रेशर, और ये प्रेशर उतना ही बना है। तो डिफरेंस इन प्रेशर कितना हुआ, अभी निकाला था, P इनसाइड, P बिलो माइनस P टॉप, ये इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो नेट फोर्स आ जाएगा। फोर्स होता है नेट प्रेशर, नेट फोर्स इज नेट प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग, एरिया ऑफ दिस, एरिया जहां पर लग रहा है। दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। As soon as this force greater than becomes greater than weight of the passenger and the plane, this lifted off. So V is, जैसे ही wind speed 2 mg/ρ(a) के अंडर रूट से ज्यादा होगी, एरोप्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। स्पीड बढ़ाना है बस केवल तुम्हें एरोप्लेन की, फिर एक स्पीड पर उठ जाएगी। अदर मेनी अदर मैकेनिज्म्स आर देयर, वहां पर इंजन का और भी प्रोपेलर्स हैं, उनसे भी हम आगे यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर उनकी स्पीड को हम प्रोवाइड करने के प्रोपेलर्स उठाने का जो लिफ्ट है वो एयर लिफ्टेड, एयर से लिफ्ट होता है, एरोप्लेन से नहीं, एयर लिफ्टेड, एयर ही लिफ्ट कर लेती है। ठीक है, बोलो। इक्वल टू पर लिफ्ट की कंडीशन आ जाएगी, मतलब तुरंत छोड़ने लगेगा। अरे अगर लिखना हो कम से कम कितना हो, अगर पूछे कम से कम कितनी स्पीड हो कि लिफ्ट होने वाली हो, तो इक्वल लगा देना, यहां भी कर दो। सो एवरीवेयर यू विल गेट साइंस लाइक ये देखो, सी दिस क्वेश्चन, देख रहा है क्वेश्चन जागृति। Yes, sir. A fully loaded Boeing aircraft has a mass of कितने kilograms?
its total wing area is 500 मीटर स्क्वायर, बहुत ज्यादा। विंग है ही है, उसका शेप भी ऐसा बनाते हैं, एक तो विंग है, एक उसका भी अपना शेप ऐसा होता है कर्व, ऐसे रेक्टेंगुलर क्यों नहीं बना देता इसका, ट्रक टाइप का, ऐसे बनाते हैं कर्व। इट इज इन लेवल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ इतने किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटेड टू द लोअर सरफेस। ये एरोप्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है, फिक्स्ड है, इसका मतलब इसके वेट को किसने बैलेंस कर रखा है? हाँ बोलो, अरे इसके वेट को बैलेंस कर रखा है, तभी तो ये ऐसे उड़ रहा है। बोलो, तो कितना अभी बताया था, हाफ इंटू ए इंटू रो इंटू वी स्क्वायर, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली हम लोग नीचे जीरो मान रहे थे ना, समझ गए होगे भाई। ये एरोप्लेन की विंग्स है, तो नीचे मान लो v1 स्पीड है, ये मान लो पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, तो यहाँ पर बर्नौली थ्योरम लगाओ, क्या होगा, v1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, बोलो, इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। So what is P1 minus P2? What is P1 minus P2? Half rho V2 square minus V1 square. So this is extra pressure into area is the net force. What is net force? What is net force? P1 minus P2 into area. So F net upwards कितना आया? Half into rho into area into V2 square minus V1 square. This is the net force by the air. अरे आरक्षी समझी कि नहीं अब? And this is balanced by, this balances the weight of the Boeing. So this is equal to mg. So what is v2 square minus v1 square? What is v2 square minus v1 square is equal to 2 mg by rho a. Bolo. So the fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wing related to the lower surface. हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें? Suppose v2 is v1 plus delta v. इंक्रीज है ना, ऊपर ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, कितना ज्यादा है? सो व्हाट इज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑन द अपर पार्ट? v2 माइनस v1, सो दैट इज डेल्टा v बाई नीचे वाली स्पीड v1, ये निकालना है हमें। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटेड टू द लोअर सरफेस। v by v2, हाँ क्या? अरे तुम नीचे जीरो मान लो, रिलेटेड टू द लोअर सरफेस है ना, तो लोअर सरफेस को जीरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको जीरो मानता। रिलेटिव वाला एक चैप्टर था कि नहीं, रिलेटिव का एक चैप्टर था, तो नीचे वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ऊपर वाली स्पीड कितनी है? 960 किलोमीटर पर आवर। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग आर रिलेटिव टू, इसमें विंग एरिया इज, एरिया गिवन है, डेंसिटी नहीं गिवन है, डेंसिटी नहीं गिवन है क्या? तो
डेंसिटी ऑफ एयर 1 मान लेते हैं, 1.00 कुछ होता है, into area, and F net is weight is given V2 square by, ये वैल्यू निकालते हैं पहले, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये कितना आएगा वहां से देखो, व्हाट इज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्या आ गया बताओ। अरे कितना है ये, रो इंटू रो मान लो, कितना है रो 1, अरे एयर का रो कितना होता है भाई, इंटू एरिया, एरिया इज 500 mg, 2 mg भाई ना, ये होगा कितना होगा ये, अरे बोलो, 2 into mg, इज जी से गुणा कर दो 3.3 10 की पावर 6 हो जाएगा ना, 2 mg बाई रो ए। यार तुम लोग कुछ बताते भी नहीं, कुछ बोलती नहीं, कितना आ गया ये करीब, इसको सिंप्लीफाई करो, 10 की पावर 4, दिस इज 6.6/5 इंटू 10 की पावर 4, कितना आ गया ये, 1.1, 1.2, 1.2 कितना आगे, 2 Well, I टेन think की it is पावर फोर 1.32. 1.32, 1.32 10 की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट, अगर मैं V2 माइनस V1 निकालना है स्क्वायर के टर्म्स में, तो ये क्या आया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, इसको अगर हम लिखें तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1 ना, इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10 की पावर 4। So fractional increase in the speed of the air is this. This is increase in the speed of the air. Increase in the speed of the air. And V2 plus V1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this is delta into V is equal to 1.32 into 10 की पावर 4 by 2V. 2V. So if I divide by V square, देखते हैं कितना आएगा. So this is equal to 1.32 into 10 की पावर 4 by 2V, 2V square, 2 into V, बोइंग की स्पीड कितनी है, 960 into 5/18, 960 into 5/18, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करो जल्दी से, कैलकुलेटर का यूज करके, कितना है, कैलकुलेट करो भाई, स्क्वायर 10 की पावर 2 तो 9981 into 1.32, बताओ कितना आया, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, 0.08 आएगा, मतलब थोड़ा सा मैंने अप्रोक्सीमेट 0.08, अगर 0.09 है तो 0.08 हमने अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज करना, 2V यूज कर रहा हूँ, 1.
3 into 9 और into 18 10 की पावर 2 divided by 5 का स्क्वायर is 25 into 96 into 96। ये कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करो। हम्म, हाँ तो वो 9 आ गया ना, यहाँ 2 था, एक 18 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 0 पॉइंट, हाँ वही ठीक है। तो जी की वैल्यू मैंने 10 लिया होगा ना, 9.8 कहीं सेट करेंगे एक जगह, समझे कि नहीं, तो मैंने 10 लिया होगा। ये सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए, सेकंड सही है, कैलकुलेशन इज करेक्ट। 0.09 का मतलब कितने परसेंट? 0.08 का होता है 8%, ये तो फ्रैक्शनल है, इसको 100 कर दो, 8% ज्यादा होता है एयर, उसी से पूरा उठ जाता है ये। ऊपर जो एयर है वो नीचे से 8% ज्यादा है, अगर नीचे 100 है तो ऊपर 108 है। दिस मिनिमल डिफरेंस क्रिएट्स ए ह्यूज डिफरेंस। मिल गया? So this is the fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wing। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन मैंने क्या किया है, ये जो v2 माइनस v1 है इसको तो वही रखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया, v2 प्लस v1 को मैंने 2b कर दिया। देखो डिफरेंस में ज्यादा चेंज नजर आएगा, अगर दो चीजें बहुत क्लोज हैं तो उनका सम बिना डिफरेंस के करो तब भी वही रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये लिख लिया सबने? मैं क्या कह रहा हूँ समझो। मैं क्या कह रहा था, जैसे मान लो एक है अ, एक है 100 और दूसरा है 108। देखो पहले दोनों 100 था, 100 और 100, अब कितना हो गया? 100 and 108 डिफरेंस आ गया। तो जो डिफरेंस आया, जैसे ये पहले कितना था, ये पहले कितना था, 100 था कि नहीं? हाँ अरे बोलो, अब कितना आ गया ये? तो डिफरेंस कितना रहा? 8, 8 का डिफरेंस रहा कि नहीं? बोलो। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो 8 है। जैसे ये मान लो अंदर वाला प्रेशर था, नीचे वाला, नीचे वाली वेलोसिटी थी, पहले नीचे वाली वेलोसिटी भी 100 थी और ऊपर वाली वेलोसिटी भी 100 थी, अगर ये ना मूव करे, दोनों 100 है। अब डिफरेंस होगा 8 और सम कितना हो गया? 208। पहले कितना डिफरेंस था? 0, अब कितना डिफरेंस हो गया? 8। काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम देखें तो पहले डिफरेंस 0 था और अब डिफरेंस 8 है, परसेंटेज निकालें तो इनफाइनाइट डिफरेंस है। भाई जो पहले 0 थी उसमें 8 का चेंज आ गया, 8/0, लेकिन सम में चेंज नहीं आया ज्यादा। अभी सम होकर 208 हुआ है और पहले से कितना सम था, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। तो जहां मैंने v2 प्लस v1 लिखा वहां 2b कर दिया लगभग अप्रोक्स, और जहां v2 माइनस v1 था वहां मैंने वही रखा, क्योंकि डिफरेंस हमें वो चेंज नजर आएगा, सम चेंज नजर नहीं आएगा। तो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट, ऐसा होता है। और भी बाकी ये जो है एरोडायनामिक लिफ्ट है, इसको हम लोग यहाँ यूज करते हैं।
और बाकी ये तो आपको पता ही होगा कि अगर ट्रेन जा रही है ऐसे और प्लेटफॉर्म पर खड़े हो तो ट्रेन की तरफ ऐसा एक ऐसा लगता है कोई धकेल रहा है या वो खींच रही है। तो जब ट्रेन आती है तो मेरे और ट्रेन के बीच में जो विंड है बहुत तेजी से उसके पास स्पीड आ जाती है, और पीछे वाली जो विंड है वो उतना तेज नहीं चली ना जितना कि इधर वाली विंड होगी और प्लेटफॉर्म के पास खड़ा हूँ। ये समझे, मेरे और ट्रेन के बीच में जो विंड है वो ट्रेन के साथ बहुत तेजी से आगे गई, और मेरे पीछे जो विंड थी वो उतना तेजी से आगे ड्रैग नहीं हुई। तो मेरे पीछे एयर की स्पीड बढ़ गई तो वहां प्रेशर कम हो गया, और पीछे वही प्रेशर रहा, धक्का लगता है ऐसे, समझे कि नहीं। तो बहुत नजदीक नहीं देखना चाहिए, तो कहते हैं खींच लिया ट्रेन, खींच तो थोड़े ऐसे, वो ऐसे पुश मिल जाता है एक्स्ट्रा, वो भी बर्नौली प्रिंसिपल एक्सप्लेन्ड है। कभी भी जैसे अगर कार से जा रहे हो और बहुत तेजी से बगल से कोई निकलती है तो कार के ऊपर इधर की तरफ ऐसा फोर्स लगता है, उसकी तरफ स्टीयरिंग बाहर की तरफ काटना पड़ता है, स्टीयर करना है बाहर की तरफ। स्टीमर्स में, स्टीमर पानी में है, वहां पर अगर पैरेलल लगाओ ना, कोई दो पैरेलल ही चलती हुई आएगी तो उसके बीच की एयर ड्रैग ज्यादा तेजी से होगी, तो बाहर स्टीयर करना पड़ता है, नहीं तो वो दोनों टकरा जाएंगी। ऐसे स्टीयरिंग को रोके रखना पड़ता है, ऐसे पुल लगता है अंदर की तरफ, दोनों अट्रैक्ट करने लगती हैं दोनों को, तो एक एक्सटर्नल ऐसे खींच कर रखना पड़ता है। So all these phenomena are explained by Bernoulli principle. So this is all about Bernoulli principle and its application. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो और आगे बढ़े। फ्लूइड्स में और क्या बचा है, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन भी है क्या, है ना। तो अब विस्कोसिटी हम लोग शुरू करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विस्कोसिटी। ये तो